एक झटके में धरती हिली, एक पल में समुंदर उठा और दूसरे ही पल में सब कुछ तबाह। डिजास्टर किसी को वार्निंग नहीं देता, पर एक चीज जरूर देता है, वो है एक मौका बचने का। आज हम सीखने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ एग्जाम में नहीं बल्कि जिंदगी में भी काम आता है। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान, एक ही एज सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में, भले पैसे मुझे मिल जाए। ओके, चलिए, जो बिल्कुल से नए हैं आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसको बजा डाला ऑलरेडी मालूम है, लाइव तो झिंगाला हो ही जाएगा क्योंकि वीडियोस टाइम पे पहुंचेगा। और जिसको मालूम नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे मिलता है, PDF नोट्स वगैरह। लेकिन आपको वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियर हो जाता है कि आपको कौन चीज़ें पढ़ना है, कौन चीज़ें नहीं पढ़ना। तो चैनल का नाम ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, काम मालूम है, सब चीज़ें मालूम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं जब बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी आप फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 1 में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, NCERT से डिफरेंट है, इस बात को याद रखना। NCERT में आप है, SCERT में और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो कम टाइम पे ज़्यादा स्कोर करना है तो SCERT पढ़ो, सीधा सीधी बात है। चैप्टर नंबर 6 5-15 मिनट का खेल है, उसको हम लोग कभी खेल लेंगे। फिलहाल आगे हम लोग खेलते हैं पार्ट बी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, तो 6 वीडियोस आएंगे? नहीं, हम चाहते तो एक वीडियोस में कंप्लीट करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, आज हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 एक वीडियो में कवर करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4, 5, 6, और हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का। ठीक है, कुछ मार्किंग स्कीम बता देते हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से 3, 4, 5 लगभग हर साल फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और आपके अप्रॉक्स हर साल के पेपर में आपको 4 सब्जेक्टिव, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप दिखेंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से बन जाएगा इस चैप्टर वीडियोस को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नेचुरल डिजास्टर। उसमें टाइप वगैरह बहुत ईजी सा चैप्टर है। देन एक छोटा सा आप सबके लिए एक लास्ट चांस कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया था कि हमें सिर्फ SST में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें सिर्फ SST की ही चीज़ें चाहिए। तो उन सब के लिए एक छोटा सा चीज़ है, आपको सिर्फ SST की चीज़ें मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आपके क्वेश्चंस बैंक होंगे, यानी बोर्ड बूस्टर SST के सिर्फ। इसके अलावा जो साइंस, मैथ और लैंग्वेज पेपर की चीज़ें होती हैं, उसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ जिनको SST में प्रॉब्लम है या SST की ही चीज़ें चाहिए, तो आप सिर्फ इसको बाई कर सकते हैं। ओनली 160 रुपीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको SST के क्वेश्चंस मिल जाएंगे 5 साल की बोर्ड सेटिंग, एंड आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, आपको सेंटर पेपर एक ही PDF में सारी चीज़ें मिल जाएंगे SST के लिए। जिनको लेना है फटाफट से 8538988887 पे आप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को साइंस में भी चाहिए तो सेम चीज़, ठीक है, 160 में आपको सिर्फ एक चीज़, सिंगल चीज़ मिल जाएगा। अगर बात करें फुल पैकेज का, तब ऑलरेडी मालूम है कि 339 में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिल रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, डिकोड सीरीज़, एंड जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं, उन सारी चीज़ें आपको मिल रहा है, इंक्लूडिंग एक पॉकेट पैच के साथ। ठीक है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएंगे। इस वीडियो को नोट्स आपको सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, जिसको हम लोग प्राकृतिक आपदा वगैरह बोलते हैं, आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, हर बार देखते हैं ना। चलिए, नेचुरल डिजास्टर इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, तो पहला ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। पहला आपसे सिंपल सा, ये आपका पूरा का पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिजास्टर क्या होता है। तो बेसिकली डिजास्टर एक क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो कॉज करता है क्या, हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अनएक्सपेक्टेड, नो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ अचानक से हो जाएगा, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिससे क्या होता है, हैवी लॉस होता है, किसका, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, है ना। ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, कम्युनल राइट्स हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके, डिजास्टर मैनेजमेंट के। ठीक है, डेफिनेशन सिंपल सा है, आप एग्जाम में अगर लिखिएगा तो लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। अगर आपने ये लिखा, लिखने के बाद आप सिंपल सा, अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से सिंपल सा हाईलाइट करना है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड,
ठीक है, जैसे हैवी लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, और प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ आप अगर इसमें हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर बस इतनी चीज़ों को देख करके वो नंबर दे देगा। ठीक है, ये छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक्स्ट्रा नंबर पाने का ये तरीका होता है। एक्स्ट्रा मतलब ऐसा नहीं कि 100 का नंबर है तो आपको 200 दे देगा, मतलब अच्छा नंबर देगा एज़ कम्पेयर टू सबका, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइप ऑफ डिजास्टर की बात करें तो 2 टाइप का होता है, सिंपल से आप लोग पढ़े, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड। ईजी सा टॉपिक है। नेचुरल डिजास्टर ऐसा डिजास्टर जो नेचुरल काउजेज से हो, है ना, कुदरती तौर पे दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर। एग्जाम्पल याद रख लेना, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुखाड़ हो गया, फ्लड वगैरह हो गया, ये आपके क्या आ जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हमेशा लगभग हर साल में देखा जाता है कि आप बोलेंगे इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है, आपको दे देगा 3 ये को, और इसमें से एक कोई उठाकर आपको दे देगा कि ये इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। मैन मेड डिजास्टर ऐसा डिजास्टर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो, है ना, हमारे छेड़खानी के कारण हो, सिंपल से उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैन मेड डिजास्टर। जैसे कम्युनल राइट हो गया, टेररिज्म हो गया, फायर इंसिडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये समझ क्या हो गया आपका, क्या मैन मेड डिजास्टर हो गया। क्लियर है, इतने 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा डेप्थ के तरफ, चैप्टर में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में। चलिए, मेजर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, बेसिकली इंडिया में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में। सबसे पहले ड्रॉट की बात करेंगे तो देखो, व्हेन रेनफॉल डिक्रीज बाय मोर देन 25% एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो क्या कंडीशन क्रिएट करता है, ड्रॉट के लिए। तो ये डाटा आप थोड़ा सा इसको अच्छे से, 1 मिनट, ये वाला चीज़ याद रखना, कितना डिक्रीज बाय मोर देन 25% एनुअली, इस बात को याद रखना। ओके, अगर कोई एरिया लेस देन 50 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल से भी कम अगर ये रिसीव करता है, लेस देन 50, तब भी उनको क्या करना होता है, सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग फिर इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एफर्ट लगाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, कुआं वगैरह बनाते हैं, पाउंड्स वगैरह बनाते हैं, ताकि क्या कर सके हम लोग, ये सुखाड़ को मेंटेन कर सके, और हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ड्रॉट के कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़े, अब फ्लड की तरफ आते हैं। ऑलरेडी बिहार वाले तो फेमस है फ्लड के लिए, है ना। चलो देखो, फ्लड अकर ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो जाएगा, या फिर ओवरफ्लो ऑफ रिवर, रिवर का ओवरफ्लो हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। स्पेशली बिहार कोसी रीजन में हर साल ये चीज़ हर साल देखा जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, कोसी को सोर ऑफ बिहार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, हर एक चीज़ का, वो हर साल होता है। ठीक है, ओके, देन अब आते हैं, देखो, जो जो नॉर्थ ऑफ बिहार में रहते हैं वो ट्रेडिशनली वो सीखे रहते हैं कि किस तरीके से जीना है। ठीक है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से वो वो सारी चीज़ें का फेसेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए वहाँ पे फ्लड आता है तो हर साल आता है, तो वो लोग ऑटोमेटिक चीज़ें सीख लिए कि यहाँ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है, कैसे बाढ़ आएगा तो क्या चीज़ें करना है ना। तो उन सारी चीज़ों को अभी ये बस ओवरऑल चल रहा है, टॉपिक छोटे छोटे, इस पे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा डिटेल में चीज़ें, थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पे बताया गया। अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फ्लड का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अर्थक्वेक की बात करें तो सीधा बात है कि वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द अर्थ सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। किसके कारण से होता है, एनर्जी रिलीज कारण से होता है, तो आगे आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इंट्रो देखते हैं। इसको मेजर करने के लिए इसको याद रखना, रेक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा स्केल, रेक्टर स्केल। ठीक है, देन आगे, a severe earthquake struck Bihar in 1934, cracking the land and killing thousand of people, thousand become homeless। एक चीज़, एक थोड़ा सा डाटा है, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे सिंपल सा ये पूछा जाता है कि एक बार सिंपल से ये बताना चाहूँगा कि अर्थक्वेक आया था बिहार में बहुत खतरनाक 1934 को, वो बहुत ज़्यादा लैंड को क्रैक किया था और बहुत लोग उसमें क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, कब आया था, 1834 को। डेट शीट आएगा इसी में, तो टेंशन मतलब। आगे आते हैं, अर्थक्वेक को किस तरीके से आप मैनेज करोगे, कि कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, अर्थक्वेक रेसिडेंट हाउस, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का बनाएंगे, है ना। ओके, और ये स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप, आपके एग्जाम में रेक्टेंगुलर शेप हर बार पूछता है कि किस टाइप का घर बनाया जाता है, तो रेक्टेंगुलर शेप का बिल्डिंग बनाएंगे, ताकि क्या हो सके, डैमेज को कम कर सके, रिड्यूस कर सके। देन हमारा छोटे छोटे टॉपिक है, अब आएंगे ये सब डिटेल में,
आपका जो सेकंड चैप्टर है इसी चैप्टर में। अभी ये बस इंट्रोडक्शन चला है। सुनामी की बात करें, सुनामी कब होगा? जब अर्थक्वेक होगा। कहाँ पे? अंडर द सी। ये बात याद रख लेना। क्या आप बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक अकर अंडर द सी, वो क्या होता है? सिंपल सा सुनामी क्रिएट करता है, जो जनरेट करता है ह्यूज वेव्स, ठीक है, जो हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। और वो सिंपल से क्या करता है? बहुत हाई राइज होता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करता है कोस्टल एरिया, यानी तटीय किनारा जो होता है, समुद्र का किनारा, वहाँ पे हैवे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है जो भी आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 26 दिसंबर 2004 की बात किया गया यहाँ पे, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और अंडमान निकोबार की बात करें, आइलैंड की बात करें, तो बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल यहाँ पे मारे गए इस सुनामी के वजह से, ठीक है। ओके, सिंपल सा। अब बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? डेवलप कर सकें एक ऐसा डिवाइस वगैरह, वार्निंग सिस्टम, ताकि पता चल सके हाँ अब आ रहा सुनामी, तब भागो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। चलिए अब बात करते हैं लैंडस्लाइड के ऊपर से। लैंडस्लाइड क्या होता है? सिंपल सा, लैंडस्लाइड कहाँ देखने में? मतलब हिली एरिया में, है ना। ओके, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब में नॉर्मली ये सब चीज़ें देखा जाता है। लैंडस्लाइड बेसिकली होता है क्या? जब रॉक और सॉइल स्लाइड डाउन एज अ स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी। ये पहाड़ है, ये आपका सिंपल सा पत्थर है, ये पकड़ो, कहाँ गया ये किधर गया? हम सिंपल सा, ये इधर से घुड़कने लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली लैंडस्लाइड ही ना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट इसी में एवेलांस के बारे में छोटे छोटे बस डेफिनेशन दिए गए, बस आप इसको देखिए। यहाँ पे बेसिकली होता है क्या? व्हेन अ लार्ज मास ऑफ स्नो फॉल डाउन सडनली इन अ हिली माउंटेन रीजन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एवेलांस बोलेंगे, ठीक है। थ्रू नॉट कॉमन इन बिहार, क्योंकि देखो वहाँ तो पहाड़ वगैरह है नहीं, है ना, सिंपल सी बात है, इसीलिए। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हर साल से इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है हर साल, तो ये डेट शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, सबसे पहले डिजास्टर, उसके टाइप की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन ऑफ इंडिया कब आया था? तो 29 दिसंबर 1919, एक नंबर, ठीक है, आता है, बहुत बार आता है। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑफ इंडिया 1934, बात को याद रखना। मेजर ड्रॉट कब आया था इंडिया में? 1966 में आया था। और मेजर सुनामी कब आया था इंडिया में? 26 दिसंबर 2004। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो 4 डेट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे समझिएगा कि कोई एक ना एक इसमें से एग्ज़ाम में आना ही है, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी एट एवरी लेवल, हर लेवल में ज़रूरी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीज़न, विलेज लेवल पे। अगर पता चला विलेज लेवल पे होने, अगर विलेज लेवल पे कोई डिजास्टर आ गया तो ऊपर से आते आते तो टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए चीज़ें हर लेवल पे ज़रूरी है। जैसे जो नेशनल लेवल पे नोडल मिनिस्ट्री होता है, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, अभी तक इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इन केस अगर क्वेश्चन न्यू फॉर्म करना हो, क्योंकि इस पोर्शन की बात करें तो 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। अदरवाइज अगर न्यू क्वेश्चन फॉर्म करना चाहे तो ये आपका क्वेश्चन बना सकता है कि नेशनल लेवल पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिपार्टमेंट। तो नेशनल लेवल पे आपका नोडल मिनिस्ट्री, स्टेट पे आपका रिलीफ एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सब डिवीज़न की बात करें तो पंचायत कमेटी, अगर बात कर ले तो विलेज की बात करें तो विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। अगर मी भी चाहे तो उसमें से ये वाला पूछ सकता है, ठीक है, अगर बहुत लेवल हाई बनाना हो क्वेश्चन का, ये वाला एंड ये वाला, बात बाकी ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद आता है क्या रोल रहता है पीपल का इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, तो क्या रोल रहना चाहिए उसके बारे में बात करें। तो देखो, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल डिजास्टर मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला किसी के घर में आग लग गया, आप जा ही नहीं रहे हो, है ना, तो उससे क्या होगा? आपको लगेगा उसका घर चल रहा है, पर धीरे धीरे आपका भी घर चलेगा। तो इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन करना, ठीक है। ओके, ताकि आग नहीं फैले, है ना। ये चीज़ गाँव में देखा जाता है और शहर में बस रील बनाया जाता है। पीपल कॉपरेशन एंड पंचायत सपोर्ट हेल्प टू टेकिंग एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, फटाफट से डिसीजन लिया जाता है। जैसे आग लगने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप लोकल में देखते होंगे, गांव वगैरह में होंगे तो एक टाइम होता है, बेसिकली कहीं ना कहीं आग लगना फिक्स होता है। पिछले साल की बात करें तो एक दिन बाद कहीं ना कहीं आग लगना, ये न्यूज़ सुनना फिक्स था। तो वो वाली चीज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दिया
एक्शन लिया, वो जगह जगह जो टाइमिंग है खाना वगैरह का उनको फिक्स कर दिया गया कि आप अगर चूल्हा वगैरह में बनाते, क्योंकि बेसिकली गाँव में चूल्हा इस्तेमाल होता है, तो फिक्स कर दिया कि आप ये चीज़ें मेंटेन रखिएगा, अपने पास पानी वगैरह रखिएगा, ठीक है। जिस दिन हवा चले तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को लेकर के, आग वगैरह जो इधर उधर फेंक देते वो चीज़ बना के तो एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो पंचायत के लोग हैं वो डिसीजन बेसिकली लेते हैं, है ना। ओके, अगर किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो सब मिलकर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करते हैं, है ना। ओके, लास्ट में मंत्री जी आएंगे फोटो खिंचाने के लिए। विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नो मैनेजमेंट प्लान कैन सक्सेस। बिना पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट का कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो सकता है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आखिर क्या मकसद है। देखो, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग अवेयर कर सकें, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉसिबल डिजास्टर, जो भी पॉसिबल डिजास्टर आने वाला हो। जैसे अभी तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गया, कल बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है, आपके फ़ोन में मैसेज आता है कि पिछले 3 घंटे में इतना बारिश होने वाला है, तो आप घर पे बोल देते हैं कि ये बारिश होने वाली है, तो बस कुछ ना कुछ आप लोग जो धूप में काम करने वाली चीज़ें उसको अवॉइड कर देते हैं, है ना। देन उसके बाद हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होता है ब्रॉडकास्ट के थ्रू, किसी के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं दूसरे तक का, ताकि उन चीज़ों को वो लोग बच सकें। फॉर एग्जांपल मछली मारने के लिए जो मछुआरे लोग जाते हैं उनको बताते हैं कि हाँ अब सुनामी आने वाला है या हैवी रेनफॉल आने वाला है, फ्लड आने वाला है, तो वो लोग इन्फॉर्मेशन पा लेते हैं, फिर उस दिन नहीं जाते, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, लाइफ जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कम हो जाता है, जो और बहुत सारी चीज़ें वो सब क्या हो जाता है, बेसिकली कम हो जाता है। बेसिकली ये चीज़ याद रखना, लाइफ ऑफ लॉस जो है ये बेसिकली कम हो जाता है ना। अर्ली वार्निंग, जो वार्निंग सिस्टम मिल जाता है हम लोग को, है ना। चलिए, देन हम लोग ऐसा चीज़ें क्रिएट करें टू प्रिपेयर पीपल, ताकि कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो हम लोग अच्छे से उसको क्विक रिस्पॉन्स कर सकें, है ना, और उसको रिकवरी कर सकें। इसका मेन बेसिकली यही है कि हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें डिस्ट्रक्शन को, जो भी चीज़ें बिगड़ने वाला है उसको जहाँ तक पॉसिबल है उसको मिनिमाइज़ कर सके और लोगों तक ये बात पहुँचा सके, ठीक है। ओके, और टाइम रहते ही सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, है ना। चलिए, ये आपको बस इंट्रो था चैप्टर फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो नेचुरल डिजास्टर, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होता है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 इसी की बात करें, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अच्छे तरीके से यहाँ से फ्लड एंड ड्रॉट की बात करें, ये दोनों मेजर नेचुरल डिजास्टर हैं जो हर साल फ्रीक्वेंटली आता है इंडिया में, ठीक है। ओके, ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि रेनफॉल से, अगर बारिश होगा तो भाई बाढ़ आएगा, नहीं होगा तो सुखाड़ आएगा, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ना। ओके, चलिए, देन ये जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मार्क्स से, मार्क्स अच्छा है तो रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आएगा, मार्क्स गंदा है तो रिश्तेदार का फ़ोन आएगा, वही वाला बात है। ओके, तब आते हैं, अब कहाँ आएंगे, अब फ्लड में आते हैं, बाढ़। देखो कब होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है, इससे क्या हो जाता है, रिवर बढ़ने लगता है, गर्मी भी देखोगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, है ना। इससे क्या हो जाता है, पानी का लेवल अप हो जाता है और क्या हो जाता है, फ्लड, बाढ़ आ जाता है। ड्रॉट कब होगा, जब बहुत कम अमाउंट रेनफॉल होगा, है ना, पानी ही नहीं हो रहा है ना, तो वो इससे क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगा, खाने में भी पीने में भी, तो इससे क्या हो जाएगा, सुखाड़ आ जाता है। बेसिकली आप तो गर्मी में भी देखे होंगे, इसको भी सुखाड़ वगैरह, है ना। ओके, तो फ्लड एंड ड्रॉट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में डिफाइन करने दे देगा। तो आ जाओ यहाँ से डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। मीनिंग, व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड वाटर लेवल ऑफ अ रिवर राइज एंड फ्लो बियॉन्ड द बैंक्स, मतलब समुद्र के किनारे से, मतलब जो किनारा है रिवर का किनारा उससे ऊपर आ जाए, फ्लो करने लगे, और सबमर्ज नियर लैंड, यानी जो आसपास का लैंड है उसको डुबा ले, लोकल लैंग्वेज में, है ना, डूब गया तो वही वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फ्लड बोलेंगे। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लड बोलेंगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काउजेज है फ्लड का, अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ देगा, ये और ये साथ में मिला करके पूछ देगा। सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ें बस याद रखो, ये पूरा चीज़ याद रखो ना रखो, अगर ये पॉइंट्स वाइज याद कर लो, एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होना, पहला हो गया। दूसरा कब होगा, जब कोई डैम्स वगैरह जो पानी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, बांध जिसको बोलते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अगर ब्रेक हो जाता है, तो पुल वगैरह टूट जाता है ना, तो वो वाला, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा बाढ़ आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, स्लीट डिपॉजिट हो जाता है कारण से, डिफॉरेस्टेशन के कारण से, सॉइल इरोजन के कारण से, इससे क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। और ह्यूमन काजेस, जैसे कंस्ट्रक्शन करेगा रिवर एरिया में, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, बाढ़ आना तय है। ये सारी चीज़ें काउजेस है, आप बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखेंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। चलिए, देन आते हैं इंडिया के कुछ रिवर्स के बारे में। जैसे कोसी रिवर, ये बिहार में है, ये हमेशा
फ्लड लाता है हर साल में, तो याद रखना कोसी रिवर में। अगर दामोदर की बात करें तीसरा, ये कौन सा, ऐसे क्वेश्चन पता है तो ऐसे पूछा जाएगा कि ऑलरेडी तो ये तो पूछता है बिहार बोर्ड की कोसी रिवर कहाँ है बिहार, ये तो याद रहेगा। दामोदर तुम्हें याद रहेगा, हाँ ये वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है। पर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि दामोदर तीसरा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, याद रखना। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे पड़ता है, आसाम रीजन में। महानदी उड़ीसा ऑलरेडी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। कृष्णा, ये कृष्णा रिवर कहाँ पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश में। नर्मदा रिवर कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। ये रिवर का नेम है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कृष्णा रिवर कहाँ पे पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश। नर्मदा रिवर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़े थे ना, हाँ जी। महानदी उड़ीसा, ठीक है, ओके। चलिए, कोसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोर ऑफ बिहार, क्योंकि फ्रिक्वेंटली ये डिस्ट्रक्टिव फ्लड लाता है। मेजर एग्जांपल की बात करें, 2008 में कोसी में फ्लड हुआ था। बेसिकली ओरिएंटेड कहाँ हुआ था, ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, इंडो नेपाल बॉर्डर के टाइप में खुशहा, ये डैम बेसिकली टूट गया था, जिसके कारण से बहुत सारे जो पानी का फ्लो है वो अपना रास्ता चेंज कर लिया, जिसके कारण से क्या हो गया, बहुत जगह पानी पहुँच गया, थाउजेंड ऑफ पीपल अपना घर प्रॉपर्टी खो दिए, ठीक है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, क्या अभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग पे, तो सबसे पहले भाई कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान तो जाता ही जाता है, प्रॉपर्टी भी लेके चल जाता है, ठीक है। और डिजीजेस, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, उसका अलग अलग टाइप की बीमारी बॉर्न होंगे, ठीक है। घरों का डैमेज हो जाना, रोड का, क्रॉप्स का, आपके स्कूल डूब जाएंगे, है ना, आपके रिश्तेदार डूब जाएंगे, ये तो चाह रहे हो तुम लोग। सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रक्टिव ऑफ फर्टाइल लैंड, सॉइल इरोजन हो जाएगा और जो भी आपका फर्टाइल लैंड था वो भी बह के कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड हुआ, है ना, तो कोविड से अभी तक बहुत लोग अभी तक जूझ रहे हैं ना, जिनका सेट स्टार्टअप था या कोई भी बेसिकली प्रोग्राम था, शॉप था, कुछ भी था, तो वो लोग अभी तक इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, तो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। तो इस तरीके से फ्लड में भी होता है, ठीक है। किसी का दुकान चले जाता है, किसी का घर चल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब आप किस तरीके से फ्लड से बचा सकते हैं बाढ़ आने से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डैम्स बनाएंगे मजबूत मजबूत, ऐसा नहीं, ठीक है, कि आया बाढ़ उठा के लेके चल दिया, है ना, तो वो चीज़ें नहीं, अच्छे से। और एम्ब्रैकमेंट्स वगैरह बनाएंगे ताकि रिवर को कंट्रोल कर सके, उसका फ्लो ऑफ रिवर को कंट्रोल कर सके और वाटर स्टोरेज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अलग अलग इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारे रिजर्वर्स बने, है ना, ताकि क्या कर सके, आपको जो बाढ़ का पानी है या फिर ओवरफ्लो है उस चीज़ को बचा सके। एग्जाम्पल के लिए ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर पूछे जैसे रिवर सतलज पे कौन सा डैम बना है, तो भाखरा नंगल डैम। कभी ये पूछ के आपसे रिवर पूछ लेगा कि भाखरा नंगल डैम किस रिवर पे बना है, तो याद रखना सतलज पे बना है, ठीक है। नर्मदा प्रोजेक्ट किस पे बना है, नर्मदा रिवर पे बना है। नागार्जुन सागर किस पे बना है, कृष्णा रिवर पे बना है। एंड कावेरी प्रोजेक्ट किस पे बना है, कावेरी रिवर पे बना है। रिहान डैम किस पे बना है, रिहान पे बना है। और कुछ आर्टिफिशियल रिजर्वर की बात करें, जैसे गोविंद सागर हो गया, सरदार सरोवर हो गया, है ना, किस रिवर पे बना है, नर्मदा, वही सेम चीज़ है ना, ओके। नागार्जुन सागर, कृष्णा, वही नाम है आपका। सागर पंथ कहाँ पे बना है, कावेरी रिवर पे बना है। पंथ सागर कहाँ बना है, ये सिंपल सा इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना है जी, सतलज पे। इस तरीके से नर्मदा में, तो अब एक दो तो याद रखना, बाद बाकी सेम टू सेम है ना। और ये सारे आपके आर्टिफिशियल रिजर्वर है, ठीक है, ओके। देन आते हैं हम लोग अल्टरनेटिव मैनेजमेंट, कुछ अल्टरनेटिव मैनेजमेंट भी है। आता है अल्टरनेटिव मेथड की बात करें तो देखो, जो भी चीज़ें हैं, एम्ब्रैकमेंट हो गया, डैम्स वगैरह हो गया, वो स्टेबल नहीं हो पाते, तो वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। और ये मोर इको फ्रेंडली मैनेजमेंट मेथड, अब हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है तो सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करता है, मतलब कौन सा कम्युनिकेशन को ये इफेक्ट करता है, तो वो बेसिकली सबसे पहले जो आता है वो ब्रेकेज ऑफ केबल, जो आपका घरों का लाइन वगैरह हो गया, तार वगैरह हो गया, वो गिर जाता है। इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इस टाइप से, है ना। आगे आएगा आई थिंक 4th-5th चैप्टर में, तो बता देंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर तुम कुछ बेटर फ्लड मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, अगर तुम लो कॉस्ट बिल्डिंग बनाते हो, तो सिंपल से ऐसा करो कि हाउस को अच्छे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाओ, ठीक है, ओके। केमिकल रॉ मटेरियल इस्तेमाल करो, जिससे क्या कर सके, फ्लड को बचा सके, रेसिस्ट फ्लड डैमेज, ठीक है। चलिए, सेफ लोकेशन में होना चाहिए। तुम्हें पता है कि हाँ, हर साल पानी आता है, हर साल बाढ़ आता है, लेकिन फिर भी तुमको वहीं घर बनाना है, तो तुमको डूबना ही है ना, तो या फिर रिवर से दूर में बनाओ, ताकि वहाँ तक पानी
आ नहीं पाए, या फिर आ जाए तो बहुत एकदम लीस्ट चांसेस, मतलब कम चांसेस होता है, वहाँ पे बनाओ। ठीक है, कितना अप्रॉक्स 250 मीटर डिस्टेंस बनाओ, कम से कम मेंटेन रखो नदी के किनारे। ठीक है, ओके। क्विक ड्रेनेज अरेंजमेंट करना है। क्विक ड्रेनेज मतलब जैसे शहर में नाला वगैरह बना है, ठीक है, तो नाला इसलिए बनाता है कि तब जब भी पानी वगैरह हो तो उसे बह करके फटाफट से पानी चला जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ओके, आफ्टर द फ्लड ये शुड क्विक रिमूव ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, जो भी पानी जमाव है वो फटाफट से बाहर चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कैसे करना होगा, ड्रेनेज से वहाँ का सिस्टम है वहाँ को मैनेज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। और फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक ये चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ रीज़न है। अब आते हैं ड्रॉट की तरफ से, यानी आपका सुखाड़। वन रेनफॉल लेस देन नॉर्मल कंडीशन, ऑलरेडी तुम्हें बताए, देर इज़ अ नो क्लाउड नो रेन लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल हो जाएगा वहाँ का ड्राई हो जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएगा, जैसे आप एग्जाम में फेल हो जाएगा नहीं पड़ेगा तो। दिस कंडीशन कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉट बोलेंगे। क्या क्या कारण है, सबसे पहले तुम्हें मालूम है कि पानी नहीं होगा, इरेगुलर मानसून होगा, ठीक है, जब जरूरी हो तब तो हुआ नहीं, वही वाली चीज़ है। ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। डिफॉरेस्टेशन, है ना, जंगल को काट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आपका ड्राउट लाने का कारण है। पेड़ लगाओगे बारिश होगी, है ना, वाटर साइकिल तो पढ़ा ही हो ना। लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ये सारे कारण से मतलब क्या होता है बेसिकली ड्रॉट आता है, सुखाड़ आता है। किस तरीके से तुम इसको बचा सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड क्या रख सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्ट, मतलब सिंपल सा घरों के किनारे या बाहर तुम सिंपल सा क्या करते हो, थोड़ा सा खाली जगह रखते ना, हाँ मैदान टाइप का, हम लोग क्या करते हैं उसको प्लास्टर कर देते हैं, और उससे क्या हो जाता है पानी बह के रोड में चल जाता है। अगर तुम सिंपल सा खाली रखोगे तो वो ज़मीन में सोख लेगा, तो एक तरीके से वाटर रिचार्जेबल होगा, ठीक है, वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो वो तो बड़ा हाई हो गया, बट ठीक है, आप वाटर हार्वेस्ट सिस्टम कर सकते हो। पहाड़ी इलाकों में देखोगे या कहीं पर देखोगे घर इस टाइप से होता है, ताकि जो भी पानी ऊपर से गिरे तो वो सीधे पाइपलाइन के थ्रू एक जगह या तो खेत वगैरह में दे दिया जाता है, या फिर कुछ एक गड्ढा करके पानी को स्टोर कर लिया जाता है, जब ज़रूरी होगा तब वहाँ से पानी ले लिया जाता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है, और वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे, और ड्रिप और जो वो फव्वारा वाला जो बेसिकली मैनेजमेंट होता है पानी ये पानी देने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्या पानी का कम खपत हो और सबको पानी मिल जाए। ठीक है, ओके। देन आते हैं कैनाल्स वगैरह में, यहाँ कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कैनाल्स की बात करें तो दे आर मैनमेड वाटर सिस्टम, मैनमेड वाटर सिस्टम ही है ना, ऐसे तो नहीं पहले से बना हुआ है। यूज्ड मेनली इन बिहार, बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या कर सके, दे हेल्प इन स्टोर वाटर, ठीक है, यूज रेन वाटर अंडरग्राउंड वाटर, किसके लिए, इरीगेशन के लिए और पानी को बटाने के लिए। ठीक है, कुछ और होता है, जैसे आहार हो गया, ये बेसिकली एक शॉर्ट डिस्टेंस ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है, कैनाल वगैरह तो थोड़ा सा लॉन्ग वाटर वे हो जाता है ना, जिसको नहर वगैरह आप लोग देखेंगे, अभी तो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो गांव वगैरह में देखोगे तो नहर होता है, एक चैनल से दूसरे चैनल कनेक्ट होता है, तो नहर में पानी वगैरह भी आता था, साल में आ ही जाता था, जब बाढ़ वगैरह का सीज़न होता था तो पानी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ताकि लेवल ऑफ वाटर कम हो जाए। तो आहार वगैरह में शॉर्ट डिस्टेंस ड्रेनेज सिस्टम होता था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वाटर, ताकि इरीगेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल से मेथड होता है जिसमें पानी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे आप क्या कर रहे हो फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आज खरीद के रख ली, 3-4 दिन बाद आराम से खाएंगे, तो या 3-4 दिन तक खाएंगे, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से वाटर हार्वेस्ट सिस्टम होता है ना। चलिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया कि रूफ टॉप का इस्तेमाल करके बेसिकली पाइप लगा करके आप टैंक में आप ये कर लो, फिल कर लो, तो उससे अपना जो भी इरीगेशन के लिए एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करो वो कर सकते हो, है ना। ड्रिंकिंग, वैसे ड्रिंकिंग तो करोगे नहीं, है ना, इरीगेशन वगैरह के लिए, गार्डनिंग वगैरह के लिए आप सिंपल सा कर सकते हो। पीना है तो तुम सिंपल सा फिल्टर वगैरह करके पियोगे। ठीक है, चलिए, एडवांटेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, ओके, और क्लीन वाटर मिलेगा, डोमेस्टिक यूजेस के लिए मिलेगा ड्यूरिंग, और हेल्प करेगा जब सुखाड़ वगैरह आ जाएगा तब हेल्प हो जाएगा उस पानी से, और वाटर का वेस्टेज कम हो जाएगा। ये सारे एडवांटेज है अगर हम लोग ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो। इम्पॉर्टेंट है, अगर 2 नंबर में पूछना चाहे तो वाटर रेन बोल देगा कि डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाट आर द एडवांटेज। ठीक है, ये सारी चीज़ आप याद रखना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, नील रिवर पे, जो कहाँ पे, असवन में, ये चीज़ याद रखना, क्या है, हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड बिल्ड ऑन रिवर नील, इस बात को याद रखना। चलिए, अब आते हैं
अच्छा, वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर शेड में बेसिकली होता है कि हम लोग दोनों को बचाते हैं, वाटर को भी और सॉइल को भी। देखो वाटर शेड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों चीज़ को कंजर्व करते हैं, रोक के रखते हैं, जैसे वाटर और आपका सॉइल, क्योंकि दोनों एक साथ बह के चला जाता है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इससे, कि हमारा ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो अच्छा ये तो वापस से वही चीज़ आ गया कि नहीं, ये जो दूसरा है कि इंक्रीज़ हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे, सॉइल इरोजन से भी बच जाता है, ठीक है, और ग्रास वगैरह बढ़ जाते हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ जाता है ना, और लोकल सेल्फ ग्रुप जो होता है ये पंचायत, ये सब में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें तो लगभग 50 हेक्टर एरिया ये आइडेंटिफाई किया गया स्मॉल स्केल हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। चलिए ड्रिप वगैरह बात करें, हम लोग सिंपल सा इस्तेमाल करते हैं जहाँ बारिश कम वगैरह हो तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, पानी को बचाने के लिए बेसिकली, और डायरेक्टली बेसिकली प्लांट के रूट तक पानी पहुंच जाता है। इससे क्या हो जाता है, क्रॉप्स ग्रो हो जाता है, कम वाटर, पानी का तो खुद ऐसे ही कमी है तो फ्लावर वगैरह वेजिटेबल वगैरह उग सके, है ना, और इनकरेज करता है रूरल डेवलपमेंट और सपोर्ट करता है फार्मर के फाइनेंशियल एड्स को, है ना तो पानी लेते लेते वो आधा ज़िंदगी चला जाएगा। चलिए ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हम लोग 3rd चैप्टर, हम लोग यहाँ पे बेसिकली, वहाँ पे हम लोग बेसिकली किसका बात किए, फ्लड का बात किए, एंड आपका और दूसरा ड्रॉट का बात किए। इसमें हम लोग का अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में बात करना है, देन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग को 3rd 4th 5th 6th में और भी कुछ चीज़ें उसके वो देखेंगे। बात कर लेते हैं अर्थक्वेक की, बात करें अर्थक्वेक और सुनामी 2 मेजर नेचुरल डिजास्टर हैं, ठीक है, ओके, जहाँ कहाँ पे रहते हैं, मूवमेंट किसके कारण से, मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, वी लिव ऑन अ सॉलिड अर्थ क्रस्ट, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, सॉलिड अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, ठीक है। इसके बात ये कर रहा है, बट डीप इनसाइड अर्थ का अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है, करंट एग्जिस्ट होता है, और इस करंट के कारण से वाइब्रेशन क्रिएट होता है रॉक्स में, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, या तो अर्थक्वेक या तो सुनामी। अगर पानी के अंदर आए अर्थक्वेक तो सुनामी आ जाएगा, अगर ज़मीन में आए बेसिकली तो अर्थक्वेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ओके। अर्थक्वेक का डेफिनेशन और सुनामी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक की बात कर ले तो व्हेन वाइब्रेशन अकर ऑन अ लैंड सरफेस पे आएगा उसको क्या बोलेंगे, लोग अर्थक्वेक बोलेंगे। ये हैपन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, सडन रिलीज होता है एनर्जी का फ्रॉम द इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इस बात को याद रखना। और ये जो एनर्जी है ट्रैवल करता है सेस्मिक वेव के कारण से, वेव के बारे में अभी पढ़ोगे थोड़ी देर में, ठीक है, वेव के कारण से ट्रैवल करता है, ठीक है, और शेक करता है क्या, ग्राउंड को शेक करता है। चलिए देन आता है हमारा सुनामी। सुनामी एक तरह का वाइब्रेशन होता है, ये ओशियन फ्लोर में आता है, बात को याद रखना, ओशियन फ्लोर में आता है, ठीक। चलिए और ये इंक्रीज करता है क्या, सुनामी का वेव को, वाइब्रेशन इन द सी वाटर काउज हॉरिजेंटल मोशन, इस तरीके से मोशन हो जाएगा, हॉरिजेंटल मोशन हो जाएगा, जो सिंपल सा ट्रैवल करेगा और वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, कोस्टल एरिया में, और वो ग्रेट फोर्स के साथ स्ट्राइक करेगा और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। समझ रहे हो ना, सिंपल सा इमेजिनेशन करो क्या होगा, यहाँ बहुत सारा पानी है, इधर तुम्हारा मस्त घर बना हुआ है, ओके, इधर घर बना हुआ है, यहाँ पे तुम बेसिकली खड़े हो, ठीक है। चलिए यहाँ से पानी आया तुमको डुबा लिया, तो इस तरीके से ये चीज़ होता है कब, सुनामी में। अब बात एग्जाम्पल ऑलरेडी वहाँ पे डेट शीट में मैंने मेंशन कर दिया था कि 26 दिसंबर 2004 की बात करें, सुनामी आया था साउथ ईस्ट एशिया एंड बिहार बंगाल में आया था, ठीक है, याद रखना डेट इंपॉर्टेंट है। चलिए जिससे क्या होता, 1000 ऑफ पीपल जो नाविक थे उनको बहुत ज़्यादा क्या पड़ा था, बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गया था लोग, कहाँ पे, इंदिरा पोर्ट, याद है ना इंदिरा पोर्ट, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में तो लोग पढ़े होंगे, इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ, इंदिरा पोर्ट कह सकते हो, है ना। चलिए देन इफेक्ट ऑफ सुनामी क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सुनामी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जो तटीय इलाका है, समुद्र का पास वाला इलाका है, वहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, सैंड का इरोजन हो जाएगा, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, जितने भी फिश मैन्स है उनका डेथ हो सकता है, और अक्सर टूरिस्ट वगैरह घूमने भी हम लोग जाते हैं तो उनका भी डेथ हो सकता है ना, और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। चलिए इंटेंसिटी मेजरमेंट की बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी एनर्जी इज मेजर्ड इन रेक्टर स्केल, ये बात याद रख लेना कि इंटेंसिटी अगर वो दे देगा कभी कभी कि अगर इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ सुनामी या अर्थक्वेक, तो याद रखना रेक्टर स्केल, ठीक है, ओके। और एक चीज़ याद रखना, ये याद रखना कि 1 यूनिट अगर इंक्रीज करता है इसका मतलब इंटेंसिटी कितना इंक्रीज होता है, 10 टाइम्स। ये ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं मैं देखा हूँ, शायद रिसेंटली कोई पेपर में पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में कि अगर 1 यूनिट इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी कितना बढ़ेगा, 10 टाइम। इसको अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है।
चलिए, मोस्ट एरिया मोस्ट इफेक्टेड कौन एरिया करता है बेसिकली? तो देखो, अर्थक्वेक एंड सुनामी आर मोस्ट कॉमन वेयर रॉक आर वीक एंड डिस्टर्ब। अर्थक्वेक और सुनामी कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करता है? जहाँ पे रॉक क्या वीक हो और डिस्टर्ब हो, इंक्लूडिंग जैसे जहाँ पे फोल्ड माउंटेन, बेसिकली फोल्ड माउंटेन इस तरीके से बनता है, दोनों तरफ से अर्थक्वेक आता है, जिस कारण से आता है फोल्ड फाल्ट वगैरह होता है। फाल्ट में बेसिकली वो फट जाता है ज़मीन वगैरह, ठीक है। ऑर्गेनिक ओशनिक रिजिड्स के कारण से, डीप ओशन बेसिन के कारण से, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। स्टेप ऑफ सुनामी फॉर्मेशन, किस तरीके से सुनामी फॉर्म होता है, तो बस चीज़ें समझ लो, ऑलरेडी तुम्हें चीज़ें आता है कि सिंपल से क्या होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। वॉल्केनो, ये वाला वॉल्केनो है ना, वाला वॉल्केनो, इससे क्या हो जाएगा, ओशन के अंदर क्रैक्स आएंगे, है ना, फॉल्ट आएगा, ठीक है। वेव जनरेट होगा सी वाटर में, और वेव जो है सीधा सीधे पहुंचेगा किधर, कोस्टल एरिया में आपके पास हेलो हाई करने के लिए, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अपना हाइट को इंक्रीज करेगा, और वो क्या करेगा, ग्रेट डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय अर्थक्वेक ऑलरेडी जानते हो, बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिज वगैरह कोलैप्स कर जाएंगे, आपके स्कूल गिर जाएंगे, आपके रिश्तेदार के घर बन जाएंगे, बनने बिगड़ जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा ज़मीन में, है ना। हॉट वाटर गैसेस मैनी कम आउट फ्रॉम द दीज क्रैक्स, और इस क्रैक से क्या जाएंगे, जो गर्म हवाएं हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, क्या मालूम है कि हम लोग का जो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, अभी हमने पढ़ा ना 1000 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो उस तरीके से चले, और बहुत सारे लोग गड्ढा हो जाएगा तो चले जाएगा ना, सीधे थे, इन सच एक्सीडेंट किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है, रोड, नाला, घर, स्कूल, सब कुछ सब चला जाएगा। अब आते हैं जोन, अर्थक्वेक जोन। तो बेसिकली हम लोग इंडिया में हर जगह में फील करते हैं अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी है, कहीं बहुत हाई होता है, कहीं थोड़ा सा, कहीं पता ही नहीं चलता है ना। तो बेसिकली तुम याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, और जोन ऑफ अर्थक्वेक सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो कितने टाइप के अर्थक्वेक है, 5 टाइप के अर्थक्वेक जोन है इंडिया में। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 अर्थक्वेक जोन, इतने चीज़ें याद रखना। पहला जोन की बात करें, ये साउदर्न प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है, यहाँ पे लो, ऑलमोस्ट लो आता है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, किसका, आपका अर्थक्वेक का, ठीक है। देन आपका आता है जोन 2 में, जहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल एरिया की बात करें, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा, लेकिन उतना ज़्यादा स्लाइटली चांसेस होता है अर्थक्वेक का, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। थर्ड जोन की बात करें, तो थर्ड जोन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड जोन में हमारा बिहार आता है, तो ये चीज़ याद रखना, बिहार किस जोन में आता है, जोन थर्ड में आता है। ये पबजी वाला जोन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अर्थक्वेक जोन की बात कर रहे हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन, बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि गुजरात वगैरह इलाका में, ठीक है। अगर तुम मैप देखोगे तो ये मैप है इंडिया का, मैप देखोगे तो इधर जम्मू कश्मीर से नीचे वाला रीजन है, मतलब ये यहाँ से इस रीजन से पूरा बिहार वगैरह, तो वो इंडो गैंजेटिक प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें देखा जाता है, राजस्थान वगैरह हो गया, नॉर्दर्न गुजरात हो गया, यहाँ पे मॉडरेट अर्थक्वेक एक्टिविटी देखने मिलता है, मॉडरेट, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। देखो, बिहार एक्सपीरियंस किया था अबाउट 20 अर्थक्वेक इन 20th सेंचुरी, कब आया, 1934 को, हाईली डिस्ट्रक्टिव हुआ था। 1934 क्या था, 2008 में भी हुआ था, इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। अर्थक्वेक जोन 4 की बात करें, शिवालिक्स, मतलब ये हिमालय रीजन, तो पहाड़ी इलाका में तो कभी भी आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है ना, एक हिला बस आ गया नीचे। शिवालिक्स, हिमालय का पार्ट है शिवालिक्स, ठीक है। आपका जो बंगाल साइड है, नॉर्दर्न बंगाल है, आसाम वैली है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह में ये सब ग्रेट चांस होता है, फ्रीक्वेंट आता है अर्थक्वेक, ठीक है, इस बात को याद रखना। जोन 4 में आता है। जोन 5 तो सबसे ज़्यादा डेंजरस, जैसे आपका कच्छ रीजन ऑफ गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पे आपको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आता है, ये सब, ठीक है, याद रखना। मैनी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव बीन रिकॉर्डेड, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ओके। किस तरीके से, उस पर बात कर लेते हैं। सेस्मिक वेव ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू द अर्थ। जब अर्थक्वेक होता है तो डिफरेंट टाइप के वेव्स जाते हैं, ठीक है, बेसिकली समझाओ, अगर जो पहले पहुंचा तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करेगा उस हिसाब से, है ना, एजेंट्स कह सकते हो। तो कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के वेव्स होते हैं, है ना। आगे फिर फर्दर क्लास में पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा और टाइप बढ़ जाएगा, इसके भी टाइप बढ़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि कितने टाइप के होते हैं वेव्स आपके, 3 टाइप के, एक होता है प्राइमरी वेव, एक होता है सेकेंडरी वेव, एक होता है लॉन्ग वेव।
किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सेस्मिक वेव क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो पूछना ही है कि प्राइमरी वेव को किस नाम से जानते हैं, पी वेव के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वेव को किस नाम से जानते हैं, एस वेव के नाम से जानते हैं। और एल वेव, लॉन्ग वेव। अच्छा, एल वेव को हम लोग आगे बताते हैं, पहले यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी वेव यानी पी वेव। ये सबसे पहले प्राइमरी, ये सबसे पहले सरफेस से पहुंचता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा वेव पहुंचता है सरफेस पे, तो प्राइमरी वेव। पी से प्राइमरी, पी से पहले, सीधा से याद रखो। दूसरा बात याद रखना, ये फास्टेस्ट ट्रैवल होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले पहुंचेगा मतलब फास्टेस्ट होगा ना, सीधा से याद रखना कि ये कहता है ट्रैवल फास्टेस्ट सॉलिड और लिक्विड में, ठीक है, और गैस में भी करता है, ठीक है। सेकेंडरी वेव में चलोगे तो फिलहाल ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पुश एंड पुल इन द ग्राउंड एंड सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इस बात को याद रख लेना। फिलहाल दो बात जरूर याद रखना, सबसे पहले रीच करता है सरफेस में, फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, इस बात को ज़्यादा फोकस करना है। तो उसको नाम क्या, प्राइमरी वेव। आता है सेकेंडरी वेव की तरफ से, एस वेव के नाम से जानते हैं। ये पी वेव के बाद में आएगा, सेकेंडरी वेव है ना। और ये जो होता है स्लोअर होता है, किससे, पी वेव से। दो चीज़ याद रखना, और ये सिर्फ सॉलिड से पास होगा, इस बात को याद रखना। ये गैस से भी हो जाता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम रखो, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, ये जो होता है ऐसा याद रख सकते हैं, पहले प्राइमरी हो गया, दूसरा सेकेंडरी हो गया, ये दो चीज़ हो गया। अब थर्ड में आता है हमारा क्या, लॉन्ग वेव। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लव वेव भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना। आपका वाला लव नहीं, ये वेव वाला लव है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होता है अर्थ सरफेस में, और ये हॉरिजेंटली मूव करता है स्लोली स्लोली, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक यही होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है प्यार सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बिकॉज काउज द शेकिंग ऑफ द सर्फ। और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी कोई चल जाता है तो पता भी नहीं चलता है ना, अच्छा कुछ हुआ था, हाँ कुछ हुआ था, बट धीरे धीरे जब होगा तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो लव वेव को हम लोग लव वेव के नाम से जानते हैं, लॉन्ग वेव के नाम से जानते हैं, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, इस बात को याद रखना। और इसका स्पीड जो होता है स्लो होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके बुक में, ईपी सेंटर एंड फोकस। हमेशा पूछता है बिहार बोर्ड 2 नंबर में, दोनों को पूछ देगा कि ईपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है। वो कैमरामैन फोकस वाला नहीं है, ये दूसरा फोकस है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ईपी सेंटर की बात करें, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द अर्थक्वेक स्टार्ट सेस्मिक वेव आफ्टर फर्स्ट रिकॉर्ड हियर। बताते क्या होता है। और फोकस क्या होता है, द पॉइंट इनसाइड वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट। बेसिकली ये तुम्हारा ज़मीन है, ठीक है, हाँ जी ज़मीन हो गया। यहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। अच्छा, और इसको और एक नाम से, फोकस को ना और कुछ नाम से जानते हैं, एक्जैक्टली मुझे वर्ड बोल रहे हैं, एच से ही कुछ था बट मैं खुद बोल रहा हूँ। बट याद रखना फोकस ही पूछेगा आपके लेवल में, याद आएगा तो बता दूंगा। जहाँ से अर्थक्वेक, मान लो अर्थक्वेक आपका यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। और इसके जस्ट ऊपर वाला यानी ये वाला पोर्शन की बात करें, यहाँ इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ईपी सेंटर, समझे, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलेंगे हम लोग फोकस, और जस्ट इसके अबव जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर, ठीक है, याद रख लेना, ठीक, ये चीज़। चलिए, अच्छा हाँ, हाइपो सेंटर बोलते हैं फोकस को, ऑल्सो नोन एज हाइपो सेंटर, ठीक। आपके लेवल में नहीं पूछेगा बट ठीक है, मेरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, प्री और पोस्ट वाइब्रेशन क्या होता है, वीक वाइब्रेशन दैट अकर बिफोर एंड आफ्टर मेन अर्थक्वेक। इसको बोलेंगे क्या, वीक वाइब्रेशन होता है, प्री या पोस्ट वाइब्रेशन, ठीक है। यूजुअली ये हम लोग फील नहीं कर सकते बिना इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा वीक वाइब्रेशन होता है, इसी कारण से ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपी सेंटर एंड फोकस, ठीक है। चलिए देन ये लास्ट टॉपिक है, और अगर हर साल लगभग लगभग पूछते हैं, ऑलरेडी तुम्हें मालूम होगा किस तरीके से आप अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो, किस तरीके से क्या चीज़ें करें। ऑलरेडी तुम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम लोग घर को अच्छे तरीके से बनाएंगे, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप का बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे ताकि डैमेज को कम कर सकें, ठीक है। चलिए, इसी का उल्टा याद रख लो, अवॉइड वीक कंस्ट्रक्शन। वीक कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करेंगे, जैसे होता है ना कि सॉफ्ट सॉइल का इस्तेमाल कर लिए, या फिर कुछ भी जो चीज़ नकली मटेरियल का इस्तेमाल कर लिए, है ना, तो वो आपको कुछ दिन अच्छा लगेगा बट वापस से जब कुछ डिजास्टर होगा तो नुकसान करेगा, है ना। चलिए, और फॉलो करेंगे सेफ्टी गाइडलाइन, जो भी सेल्फ सेफ्टी रूल्स होता है या गवर्नमेंट के द्वारा या भी किसी के द्वारा दिया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, इमरजेंसी किट रेडी रखेंगे,
फास्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वही एक बॉक्स रखेंगे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, चाहे वो टॉर्च हो, बैटरी हो, वाटर हो, ठीक है, या ड्राई फ्रूट्स हो, ताकि जब बाढ़ आ जाएगा तुम अपने घर तो खोजने नहीं जाओगे, है ना, पानी तो रहेगा, तो कुछ अपने पास रेडी रखने के लिए, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें, दवा वगैरह सब कुछ रख सको, है ना। चलिए, और डेंजर एरिया से अगर बोल दिया गया कि ये रेड जोन है, यहाँ नहीं जाना है, ठीक है, तो आपको नहीं जाना है अर्थक्वेक के दौरान, ठीक है। और हमेशा विंडो से, मिरर से और हैवी फर्नीचर से, टॉल बिल्डिंग से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक होगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है गिरेगा ही ना। विंडो से क्यों? क्योंकि मिरर वगैरह गिरेगा तो आप ही पे गिरेगा, है ना, इस तरीके से। अगर ऐसा केस हो जाता है, ठीक है, और एक याद रखना कि सेफ शेल्टर जगह खोजना जहाँ पे आसपास घर ना हो। अगर तुम घर भी हो तो कोई स्ट्रॉन्ग टेबल या फिर कोई वॉल के कॉर्नर पे, पिलर के कॉर्नर पे होता है ना, रैक वगैरह बना होता है, तो वहाँ पे सिंपल सा आप रहना, वो सेफ रहता है, ठीक है। चलिए, और क्या कि एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे पीपल को, ठीक है। चलिए, और अवेयरनेस बच्चों को सिखाएंगे ये चीज़ें होता है, जैसे बिहार में मॉक ड्रिल हुआ था ना, सब जो बाहर आ गया था, जो नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें, है ना, किस तरीके से बताना है कि अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, है ना। चलिए, उसके बाद स्विच ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ये हम लोग ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, एक तो अर्थक्वेक है, पता चला कहीं आग लगे तो वो और भी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑफ कर देना ही बेहतर रहेगा, ताकि आग वगैरह ना लगे, ठीक है। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, और जो लोग से स्टेयर नहीं है बहुत ऊपर, वो लोग क्या करेगा, वहीं पर रह जाना भाई, ठीक है, या फिर जल्दी जाने का मन है तो वहीं से कूद जाना। तो आपको ऑलरेडी बताया गया कि टेबल, स्ट्रॉन्ग टेबल, पिलर के नीचे आप वहाँ पर सेफ रह जाना, ठीक है। चलो, ओके, लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, पता चला बीच में ही रोक गया, ठीक है। चलिए, और क्या कर सकते हो कि आफ्टर द अर्थक्वेक, जो भी अर्थक्वेक के बाद जो भी लोग इंजर्ड हुए उनको उनको हेल्प करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, ठीक है, और रेस्क्यू टीम को बुलाना ताकि उनको बचाया जा सके, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा प्यारा सा टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोग इससे रूबरू होंगे। अब बात है सुनामी जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, अर्ली वार्मिंग, जो वार्निंग होता है उसको सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि पीपल लोग अलर्ट हो जाए। या फिर देखोगे गांव में कि नदी किनारे कुछ एक पिलर टाइप का पानी में, आपको देखो पिलर टाइप का देखेगा, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है, वहाँ पे एक मेजरमेंट स्केल दिया गया कि यहाँ से लेवल आप आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेंशन है, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, ऐसे करके, ठीक है। तो वहाँ से मॉनिटर करते हैं कि हाँ अभी इसके नीचे है, अभी नॉर्मल है, अगर ये रेड जोन है, अगर इसका आसपास हो तो सबको अनाउंस कर दिया जाता है कि भाई अब रेड जोन आने वाला है, आप लोग अवेयर रहिए, ठीक है। ओके, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी उस एरिया में है, ठीक है, सुनामी वाले एरिया में है, ठीक है, कोस्टल विलेजेस है उसको फटाफट से, सिटीज़ है उसको हायर प्लेस में पहुंचाने का मदद करेंगे ताकि वो लोग बच सके, ठीक है। कोस्टल एरिया में, नदी के किनारे में घर वगैरह नहीं बनाना है, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे समुद्र वगैरह का जो ये होता है वहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्लांट मैंग्रोव ट्री के लगाएंगे कोस्टल एरिया में, ताकि क्या कर सके, ये रिड्यूस करता है सुनामी वगैरह को, ठीक है, सुनामी का वेव्स को रिड्यूस करता है। मैंग्रोव ट्री कहाँ पाया जाता है बताओ बताओ, वेस्ट बंगाल, है ना, सुंदरबन। चलिए, अब आते हैं, वही चीज़ है, अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस देंगे, बचाएंगे, ठीक है, स्कूल वगैरह में करके बताएंगे अगर सुनामी आ जाए तो क्या करना चाहिए। रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ की टीम आते हैं ना, तो इसको आपके स्कूल में बताने के लिए, और उस दिन छुट्टी हो जाता है। उसके बाद लिसन करेंगे, जो भी वार्निंग वगैरह दिया जाएगा रेडियोज़ वगैरह में, फ़ोन वगैरह में, नोटिफिकेशन में, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और एनर्जी वही वापस से इमरजेंसी किट रेडी रखेंगे, और सी से दूर रहेंगे, और गवर्नमेंट जो भी चीज़ें दे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और आपस में मेल जोल रखेंगे, ठीक है, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, ठीक है। बस दैट्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। 3 चैप्टर हमारे जो टॉपिक था उसको कवर कर लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, और बाकी का 3 चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। 1 घंटे से कम, एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, इतना कर लोगे काफ़ी रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके लिए, ठीक है। 4th है लाइफ सेविंग इमरजेंसी मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे आएगा वो जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, ब्रेकेज ऑफ केबल, इस चैप्टर में आएगा, ठीक है। और कुछ डिजास्टर और कोएक्सिस्टेंस के बारे में बात करेंगे,
ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर थे, उससे भी शॉर्ट शॉर्ट हमारा नोट्स है, और जिसको चाहिए आप फटाफट से इसको मैसेज कर सकते हैं 8538998887। सिर्फ SST के लिए आप 160 में आपको पे करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। QR ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगा। देन अगर कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप 339 में ऑलरेडी सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, बोर्ड बूस्टर, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से जुड़े रहिए, एग्ज़ाम तक साथ बने रहिए, एग्ज़ाम के साथ भी, एग्ज़ाम के बाद भी। थैंक यू।